समय अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। गीता उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सीता से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी अमन कमरे में आता है। गीता ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। रवि भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रवि जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो अमन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़ी थे। गीता और सीता पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सीता रोने लगती है। गीता की आंखों से भी आंसू बहती हैं, लेकिन वो संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपने बेटे की स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, गीता तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सीता को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब ये सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर अमन और गीता आपस में बातें कर रही थी। गीता, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। एक महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। गीता और सीता थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थीं। देखो अमन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरा बेटा है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि अमन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 20% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 80% हिस्सा चाहिए। इतना सुन गीता और अमन अपने कमरे में चली जाते हैं। अब तो आप ही नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता गीता, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। अमन, अब फैसला तुम ही करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सीता और रवि खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 80% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय। अमन और गीता अपने 20% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर रवि का बड़ा खेत फैला हुआ था।